प्री मेडिकल की थी, मेडिकल की ट्राई, एमडी कैट दिया था, क्या बना? मार्जिन था। मार्जिन था, वहाँ मार्जिन था बस सेवन के बाद ही है। 2-3% इतना था। क्लोज ही था। 90% तक था। अच्छा 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 अच्छा, चलिए एनीवे, वो होता ये है कि ना असल में मार्जिन क्लोज से रह जाए ना बंदा, वो ज़्यादा फील करता है। वाज़ा फासला हो तो बंदा कहता है हाँ अरे यार कोई गल नहीं सी, साडा गिरा आ रहा सी नहीं, है ना। चलिए बेटा आपका। मरियम नूर, जी। एफएससी प्री मेडिकल अच्छा और सो एमडी कैट भी दिया था। दिया था, अच्छा तो गैप रह गया। 1.5 का था। 1.5 जी बेटा। मैं मोहम्मद मालिक। और आपका भी प्री मेडिकल? नहीं सर, मैंने एफ किया। एफ ए का किस सब्जेक्ट के साथ? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हिस्ट्री एंड इस्लाम, गुड जी बेटा आप नेक्स्ट। मेरा नाम शांता बिलाल है, मैं पीली पिटिया से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और हॉस्टल में रह रही हैं? हाँ जी। और क्या सिचुएशन रही प्री मेडिकल में? मैंने दिया ही नहीं एमडी कैट, मुझे पता था नहीं बनेगा। हाँ हाँ गुड हो गया, चलिए ये भी अच्छी बात। अच्छा ये ना बच्चों के करियर डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास जो आते हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर आप देखें कि जो मेरा भतीजा है छोटा भाई, तो मेरे गुजर गए 2013 में, तो उनके बच्चों की निगरानी मेरे ज़िम्मे आ गई अल्लाह की तरफ से। तो अभी वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम उसने देने रिसेंट, ये जो अब अटैम्प्ट आएगी। तो अब मसला ये आ जाता है कि वो कहता है मैंने आगे बीएस करना है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, एंड दिस इज़ फ्रॉम हैले कॉलेज, दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़। और वजह उसकी ये है कि मेरी बेटी ने भी वहीं से बीएस किया है, तो फाइनल ईयर अभी स्टार्ट करेंगे उसका। तो वो बच्चों में एक ना ट्रेंड बन जाता है, फैमिली ट्रेंड। अब मसला ये है कि उसने करनी तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही है, मतलब यही फील्ड है तकरीबन, लेकिन वो समझ ले कि वो रिवायती तरीके से आना चाहता है। उसमें ये होता है कि बीएस कर लिया, एमएस कर लिया, आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इरादा होता है बच्चे का, फाइनेंस में टीचर बनूंगा तो आगे पीएचडी कर लूँगा, तो वो भी एक ट्रैक रूट है। तो अब वो मसला ये आता है, जो मैं बात आपसे करूं कि जब मैं उसे सेकेंडरी स्कूल में भेजना चाह रहा हूँ, तो उसके जो बैकअप में डिग्री आती है एफएससी की, वो आती है आईकॉम। अब आईकॉम में इतनी छोटी छोटी सी किताबें हैं, उर्दू में लिखा हुआ है, सूल तिजारत अकाउंटिंग उर्दू में है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। अब मैं उसको क्या कराऊँ इंटरमीडिएट में? तो मैंने उसे आईसीएस कराया फिज़िक्स के साथ। बेटे सीढ़ी है, ध्यान से चलो आ जाओ आ जाओ। तो फिज़िक्स के साथ मैंने कराया, उसको शुरू कराया। वजह ये कि हमारे पास मैट्रिक के बाद कोई ऐसी अच्छी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन ही नहीं है सिवाय इंजीनियरिंग उसके आईसीएस के या प्री मेडिकल के। और अगर हम ये नहीं कराते बच्चों का, मेरी बेटी ने प्री मेडिकल में किया हुआ एफएससी, और उसका डेंटिस्ट्री से रह गया था थोड़ा सा फासला, अगर मैं दूसरे शहर भेजता तो हो जाता। लेकिन वो मसला ये है कि मैं दूसरे शहर भेजूँ, मेरी एक ही बेटी है, इकलौती बच्ची है मेरी, मैं उसको कैसे भेज दूँ दूसरे शहर। सेकेंडली मैं विलिंगली अपनी बेटी को मेडिकल में भेजना नहीं चाहता था, राइट फ्रॉम द डे वन। उसका अपना शौक था, मैं बोला नहीं, अदरवाइज मैं नहीं चाहता था। उसकी वजह यह है कि अपने बच्चों में भांजी डॉक्टर है अमेरिका में इस वक्त, फर्स्ट कज़न है, चचा की बेटी हैं, दो बेटियां एक बेटा, चारों डॉक्टर हैं, चचा भी डॉक्टर है। कोई लाइफ नहीं, मुझे वो लाइफ ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, किसी और को पसंद हो तो होती रहे। कि मैं समझता हूँ कि बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते होते 18 साल नहीं होते, उम्र 19 साल हो जाती है अमूमी तौर पे। मेजॉरिटी इस वक्त मेडिकल में 19 साल की उम्र में पहुंच रही है। 19 साल की उम्र के बाद मैं बच्ची को कहूँ अपनी को कि 6 साल का एमबीबीएस कर, 6 ईयर्स लगते हैं, आप अंदाज़ा कर लो, उससे मिला लो, 6 साल लगते हैं। 6 साल मतलब 4 साल की इक्वलेंट डिग्री दे रहे हैं, 2 साल ज़ाया कर रहे हैं उसको, तो उम्र हो गई 25 साल। अब बताओ 25 साल की उम्र में बच्चियां जब क्वालिफाई करती हैं, मेरी भांजी के साथ यही हुआ, नहीं मानती बच्ची।
आगे जॉब स्टार्ट करती हैं प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब ढूंढती हैं, उसके बाद 2 साल यहाँ लगाती हैं, 27 हो गए, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना है जी। स्पेशलाइज करने बाहर गए, 3 साल का स्पेशल, 3 लेवल है उसके, 3 साल का वो है, और साल एक फिर असिस्टेंटशिप ढूंढने में लग जाता है, फिर साल एक करनी पड़ती, 5 साल और हो जाते हैं। तो अराउंड 32 साल की उम्र में बच्ची की शादी में क्या करेंगे आप? उसकी तो मदर ग्रोइंग एज तो निकल गई। अब वो फिर दुआ ही होती है अल्लाह से कि अल्लाह औलाद दे दे। तो चचा की बेटी की भी ऐसे ही है, बांजी की भी देखते हैं क्या होता है। 33 साल की उम्र में शादी हुई, जाके 34 साल की उम्र में, और एक बच्चा है उसका। अब आगे अल्लाह और दे औलाद, लेकिन बट करियर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, और बच्चा आपको मिलता नहीं कि जी डॉक्टर बनता पे, न सुबह की होश न शाम की होश। 18 घंटे की टोटल एक्टिविटी है पर डे इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉलेज। तो बच्चा तो गवाच गया थोड़ा, और एंड पे जाके मतलब देखें क्या कमा लेगा, इतना कुछ खोने के बाद क्या कमा लेगा। अगर वो लाहौर में स्किन स्पेशलिस्ट 2 या 3 है जो पॉपुलर है, जो पैसा कमा रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट 1 या 2 है जो पॉपुलर है पूरे लाहौर में। 2.5 करोड़ की आबादी में 3 या 4 या 6 लोग कर लें एक फील्ड में, 6 कर लें चले, एक जिना हॉस्पिटल का ऑफिसर, एक में हॉस्पिटल का, एक यही है ना लीडी। तो 6 लोग निकलेंगे सारे जो पैसा कमाएंगे, बाकी सारे क्या हैं, वैगन आर गाड़ी होगी, स्ट्रगलिंग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, नहीं आते ज़्यादा पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा जाते हैं उनके पास, क्या समझे। तो मुझे नहीं पसंद। और सेकेंडली बल्ला लोगों की अपनी चॉइस है। मैं समझता हूँ कि अब मेरी बेटी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, तो शी वाज 17.5 एंड शी वाज इन द हेलेक कॉलेज। No, she's in half of the 1 year left and qualify the BSc in the age of 20.5। ठीक है, 20.5 उन्होंने कोविड का भी सारा स्पेस कवर की है कि टाइम पे बच्चे फारिग हो जाए। 20.5 21 ईयर्स की एज में हो जाएगी। अब वो MS करती है, 1.5 साल का MS है, 23 साल में उसने MS कर मारा, मास्टर डिग्री ले ली। अल्लाह खैर करे। अगर वो जी बेटा 31 नहीं है बेटे, 31 दूसरी जगह हो रही है, क्लास 18 में हो रही मेरा ख्याल है। तो अब अगर आप उसको देखो तो अल्लाह खैर करे, वो 25-26 तक तो वो PhD क्वालिफाई कर जाएगी विद ACC, विद ACC। तो 25-26 साल PhD विद ACC किसी यूनिवर्सिटी में लग जाएगी। 2 लेक्चर दिए आराम से, 1.5 डेढ़ 2 लाख रुपया लिया सुकून से घर में, घर के घर। क्या हाल है जी? और शौक तो नहीं है ना ये। देखिए बात शौक की नहीं है, बात अल्लाह ने आपको क्या दिया है, ये मसला बन जाता ना। मैं मानता हूँ शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, बट थिंग इज दिस कि नहीं बनता। अच्छा मैंने उसे बोला, मैंने कहा इट्स अप टू यू, अगर आप साल ज़ाया करके रीअटेम्प्ट लेना चाहती हैं ले लें, लेकिन मुझे पता है कि रीअटेम्प्ट में बाकी फील्ड के अंदर आपके लिए मसला आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, परेशानियाँ आते हैं। बच्चे 3-3 4-4 साल, वो एज में भी बड़े लग रहे होते हैं, आते हैं 3-3 4-4 साल ज़ाया करके, फिर वो इधर भी एडजस्ट नहीं होते, ऊट पटांग सवाल करते हैं, पुट्ठे सीधे सवाल करते हैं, उन्हें हर बंदा बुरा लगता है, टीचर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ए तुसी की गल की तो गल ही ठीक नहीं है, तो आंदा ही नहीं पढ़ाना, तो असी दसांगे क्यों। वो जो फेलियर होता है ना, उसका जो शौक लगा है वो वहाँ से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो मेरे नज़दीक जो है, मैंने अपनी बेटी को कहा, मैं बेटा नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो बी अ नॉर्मल पर्सन। डॉक्टर्स मेरे आगे पीछे हैं, एक डॉक्टर कम बन जाएगा तो दुनिया में कोई अंधेर नहीं मच जाएगा। बट थिंग इज दिस, आप जिस फील्ड में आ रहे हो उस फील्ड को देखो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, अच्छी कंपनी से आर्टिकलशिप मिल जाते हैं, नॉर्मल कंपनी से भी मिल जाए अगर आर्टिकलशिप, आप ऑडिटर बन जाते हैं। साल की 3 से 4 दफ़ा की सैर है, कोई ट्रेनिंग्स है इंटरनेशनल, कोई मूवमेंट है, कोई दुनिया भर की सैर है।
मतलब देखिए जी, मजाक थोड़ी है, एक ऐसी फील्ड है मतलब कि आप यहाँ से अमेरिका चले जाते हो एमबीबीएस करके, वो आपको डॉक्टर मेडिसिन के अलावा बनाते कुछ नहीं। कितने को लोग न्यूरोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं वहाँ जाके, वो रखते ही नहीं, वो कहते हैं आपको आता ही नहीं है। वो तो स्किन देखते हैं, गोरा नहीं है ना, इन्हों नहीं आना, ये डफर है, वो आने नहीं देते आगे। बरतानिया में पाकिस्तानी नसाद को तो वो जाने नहीं देते सर्जरी में, बड़ी मुश्किल से आने देते। तो डॉक्टर मेडिसिन बनते हैं ज़्यादातर वहाँ जाके, फ्यू ऑफ देम, बड़े एक्सेप्शंस होते हैं इनको, वो कहते हैं ओपन के आओ जी सर्जरी में, आने नहीं देते। वो फील्ड अपने बच्चों को देते हैं, सीधी बात है। देखो जी, वो अगर रॉकेट साइंस में हमारे बच्चों को रख लें अगर वो तो फिर अपने कंपेटिटर को आगे लगाने वाली बात है ना, वो हमें क्यों सिखाएंगे ये चीज़ें। तो ये चीज़ भी है कि बायसनेस भी है उनके अंदर, कोई शक की बात नहीं है। और फिर इन द एंड जो मैं कंपैरिजन करूँगा वो मैं ये करूँगा कि आपको वहाँ जाके 3 लेवल क्लियर करने हैं, स्ट्रगल करनी है, और 6 साल में जाके आपको वहाँ असिस्टेंटशिप मिलनी है 5वें 6ठे साल। यहाँ आप सीए कर रहे हो, आप हार्डली, अगर आप मेहनती बच्चे हो तो हार्डली 4.5-5 साल में आप इसको निकाल लोगे। 4.5-5 साल में अगर आप इसको निकाल लेते हो तो आप दुनिया के किसी मुल्क में जाओ, वहाँ जाके 2 पेपर दे दो, एक टैक्स और एक और उनका जो है लॉ हर एक का अपना है, टैक्स अपना है, यही लाइसेंस आपका वहाँ काम करेगा। इंटरनेशनल डिग्री लें आप। तो ये जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ ना, तो मुझे ये इन दैट सेंस, मतलब देखिए आपका शौक है, एक एम्बिशन थी, आई एम सॉरी वो नहीं हो सकती पूरी, कि आप चाहते थे किसी को टिक्का ठोकना, आप नहीं ठोक सकोगे, ये बात ठीक है। मैं तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय मैट्रिक आई वाज वेरी क्लियर आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर, हो ही नहीं सकता। तो मुझे ब्लड से ही डर लगता है। मैंने कभी किसी बंदे को सुई नहीं चुभाई, ऑपरेशन खाक करना, डॉक्टर बनने की थोड़ी बहुत सर्जरी तो करनी पड़ती है। तो मैं तो डड्डू को नहीं छीलना चाहता, तो मैंने क्या डॉक्टर बनना था। मैं तो राइट में पहले दिन आर्ट्स रख ली, साइंस रखी नहीं, मुझे बायो आती ही नहीं है। और मैंने अपनी एफएससी में स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स रखा। यार ये ठीक है, जनरल साइंस पढ़ते हैं, मेरी बीएससी भी वही है, मैंने नहीं किया ये सारा चक्कर में नहीं पढ़ा। ठीक है जी, ज़िंदगी गुजर गई है, अल्लाह का शुक्र है। क्या ख्याल है, हालांकि बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है मेरी, कोई इतनी अच्छी लाइफ नहीं है, लेकिन बट शुक्र है अल्लाह का, रिसोर्सेज हैं जितने को मतलब गुजारा हो जाता है इज्जत के साथ, और क्या चाहिए। तो आप बच्चों को भी मैं यही कहूँगा, जो होना सी हो गया, लिव इट। जो नहीं मिला उसका गम नहीं करना, छोड़ दो उसको। जो अगली ज़िंदगी है उसको ज़्यादा अच्छा जीना है। मैंने आपको उसके ड्रॉबैक बताए, इसके एडवांटेजेस बताए, क्योंकि अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको इसके भी डिसएडवांटेजेस कुछ नज़र आएंगे। लेकिन येट डैट इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आ ही जा रहे सारे, निकालने कितने आ फ्यू, तो भाई रखो ही थोड़े बंदे, कोई टेस्ट ऐसा रखो। लेकिन बहरहाल हम कह तो नहीं सकते, ओपन कंपटीशन है जी, ठीक है आ जाए, जिसने बनना चार्टर्ड अकाउंटेंट, देख लेते हैं कौन क्या करता है। क्या हाल है बच्चों। तो इसलिए, और फ़ायदा असल में जो मुझे नज़र आया ना, वो ये नज़र आया, हमने मॉरिशस में भी पढ़ा है, तो टर्की में भी गए, दुबई में भी गए, तो मैंने जो देखा है ना कि गोरा अकाउंटेंट बनना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों उनमें ये इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें अंदर। और जो बाकी नस्लें हैं, एशियन एंड अफ्रीकन, ज़्यादातर अकाउंटेंट्स इस साइड से हैं, तो इसलिए वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू दैम। तो इसलिए दैट्स अ गुड साइंस, एक अच्छी साइंस है। अकाउंटिंग एक साइंस है, और वो आपको ग्रूम अच्छा करती है, क्रिटिकल थिंकिंग देती है। और ये लाजिम नहीं आप यही करें, आप इसके पास डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, जो स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स की वैल्यूज़ के साथ प्ले करते हैं, आप वो बन सकते हैं। आप ऑडिटर बन सकते हैं, किसी आईटी बेस्ड सिस्टम का ऑडिट के अपना फंक्शन वही परफॉर्म कर रहा है जो स्पेसिफिकली इसको दिया गया है। तो ये आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। डाटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। आप इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर बन सकते हो, ईआरपी, अगर आप साथ कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा हाथ अच्छा रखें। और आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि फाइनेंशियली वैल्यूज़ कैसे अप एंड लेफ्ट होती हैं, और
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम CFO कहते हैं, मल्टीपल कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लग जाते हैं। ये फील्ड है इसकी, तो ये इसका स्कोप है। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आप चाहें उस तरह। ठीक है जी। अब हमारे बच्चे तो कोई भी मेडिकल में नहीं गया और मलाल भी नहीं है, हमें पता भी था कि जाना नहीं है, बस FSC और कोई अच्छी है ही नहीं, या तो प्री मेडिकल करेंगे या ICS करेंगे तो आगे जा सकते हैं। बाकी A एंड O लेवल का हमारा वो बनता नहीं, मिजाज नहीं है, या कह लें कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए उसमें बच्चे हमने भेजे नहीं हैं। अब वो बच्चे सारे जो हैं वो अकाउंट्स में ही आए हैं, तो व्हाट आई हैव सीन कि जॉब अच्छी मिल जाती, जल्दी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, इसमें जॉब मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे जो बड़े भतीजे हैं उसमें से एक भतीजा जो है वो ड्यूरिंग हिज BS फाइनेंस ही जॉइन अ कॉल सेंटर वेयर ही इज़ अ पेरोल स्पेशलिस्ट ओवर देयर। 300 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं, तो उनका HR पेरोल उसके पास है। हालांकि कि फाइनेंस अब तब तक उसने इतना पढ़ा भी नहीं था। एंड ड्यूरिंग हिज जॉब ही हैज़ कंप्लीटेड हिज BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम हैले कॉलेज एंड ही इज CA इंटर क्वालिफाइड राइट नाउ। बोथ ऑफ थिंग्स इज डन विद हिज जॉब। ड्यूरिंग दैट हाफ ऑफ तक करके उसको जॉब मिल गई। इसी तरह छोटा उससे वो BS कॉमर्स है, वो भी हैले से ही है, हैलियन है, तो ही इज़ आल्सो गॉट अ जॉब दिस वीक। 65,000 प्लस पे वो लगा हुआ। तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि यार हम अच्छी फील्ड में हैं, बुरी में कभी कंपेयर नहीं किया। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी वालदा बीमार थी, तो मैं किसी हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ एक डॉक्टर थी, कश्मीर से आई थी, बड़ी खूबसूरत थी। तो मुझे पूछने लगी आर यू मैरिड? मैंने कहा अंदाज़ा किया, मैंने कहा आप क्यों पूछ रही हैं? कहती है मुझे लग रहा है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा मैं अकाउंटेंट हूँ, पता चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। उन्होंने कहा मेरी बड़ी एम्बिशन थी, आई वांट टू गेट मैरी विद चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा वाई? बट शी एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ रीजंस, देन आई केम टू नो कि यार इस फील्ड में कोई अट्रैक्शन है, वरना पहले मुझे भी नहीं इतना पता था, बस मलंग आदमी ज़िंदगी गुजारने। तो मुझे पता चला कि अच्छा यार बहुत से लोगों की चॉइस भी है कि लाइफ पार्टनर हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो इंटरनेशनल टूर करता हो, उसकी ज़िंदगी में एक प्रोफेशनल लाइफ हो, पर उसके पास थोड़ा स्पेसिफिक टाइम हो फैमिली के लिए, थोड़ा लेयर हो, ताकि वो मतलब होटलिंग वगैरह कहीं जा सके। अब मेडिकल साइंस में सारी चीज़ें क्या है, कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज्ड क्यों है? क्योंकि उसका स्टडी टाइम इतना इन्हांस्ड हो जाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते। ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनल प्रॉब्लम है। सो एनीवे, जो नहीं मिला बहुत अच्छा हुआ, छोड़ दें अब उसको, अब उसके बारे में हमने सोचना ही नहीं है। सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट इन अवर ओन साइंस। लेकिन ये नहीं कि आज के बाद डॉक्टर को मिले तो यार तू तो हल्की फील्ड में, मैं अच्छी हूँ, नहीं, ये कंपटीशन है। अगर वो उसके भी पीक पे जाएगा तो अच्छे पैसे कमाएगा, और आप इसके भी किसी भी फील्ड में पीक पे चले जाओ ना तो पैसा मसला नहीं है, किसी भी फील्ड में। इवन आप साइकोलॉजी में चले जाओ ना, साइकोलॉजिस्ट भी बन जाओ तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, राइट जी। अच्छा, पर एनीवे, तो हम अपनी फील्ड की बात करें, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की। अच्छा, मैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स PRC 3 की बात कर रहा हूँ, तो हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले मैं इसका जो है, इसके 2 वॉल्यूम हैं, तो वॉल्यूम 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन हम इसको पढ़ते हैं। वॉल्यूम 2 का एरिया ये जो है, इसमें थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले मुझे सिखानी है आप लोगों को। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप समझोगे एक नई साइंस है, उसके अल्फाज नए हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की टोटल टर्मिनोलॉजिकल जो वर्ड्स हैं वो अराउंड कोई कह लो कि 150 to 200 हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, और वो क्लासिक इंग्लिश के नहीं हैं, वो आपके न्यू इंग्लिश के हैं। यानी आप फिज़िक्स, मैथ वगैरह, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह को देखते हो तो इनके अंदर जो काम हुआ हुआ वो शुरू हुआ 13वीं सदी से। यूनानियों ने भी ऐड किया हुआ है, ग्रीक का भी बहुत सारा काम है, इस्लामिक्स का भी बहुत ज़्यादा काम है। तो वो लैंग्वेज उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टिपिकल और डिफ़िकल्ट किस्म की है। बाज़ का तो ये लगता है कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ इसका जो सारा काम है वो, यानी पहली बुक जो इस पर लिखी गई है वो 1776 में लिखी गई है।
तो 1776 में जो लिखी गई है किताब, उसके राइटर थे एडम स्मिथ। तो इज द फर्स्ट राइटर, पहले राइटर हैं ये एडम स्मिथ। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो लिहाजा आप ये कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल आज की लैंग्वेज के करीब करीब है, इसलिए इसमें मुश्किल वाली बात जो है ना वो हमें नज़र नहीं आएगी। लेकिन अलबत्ता ये है कि फिर भी सब्जेक्ट नया है, हम इसके अंदर कुछ नए हैं, तो हमें टर्मिनोलॉजीज़ को पहले लर्न करना पड़ेगा, ताकि जब हम बात करें तो बात को समझना थोड़ा आसान हो। बेटे वो सीढ़ी है अगर ध्यान से। तो ये जो है हम बात क्या कर रहे थे कि जो हमारा बेसिक मकसद है वो ये है कि जो लैंग्वेज पे स्किल है वो ज़रा पहले आ जाए, और यहाँ हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज ग्रिप हो जाएगी तो फिर हम खुद, हमें नहीं पेस तेज़ करनी, पेस खुद ब खुद ही तेज़ हो जाती है फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अच्छा, मेरी बात को बुरी तो नहीं लगी यार, मैंने मेडिकल साइंस को ज़रा दो चार लगा दी। वैसे मेरे अपने डॉक्टर तो इसी तरह के ही हैं, सड़ियल से, खाना कम खाते हैं और किडनी पे बातें ज़्यादा करते हैं। तो लिहाजा मैं तो कहता हूँ छोड़ो यार, ज़िंदगी में हंसना खेलना भी चाहिए, ठीक है जी। और सबसे अच्छी साइंस वो होती है जो मुनासिब मेहनत से अच्छे पैसे इंसान को दे दे, बस ठीक है, ज़िंदगी में आ गए हैं, बस ठीक है, अब छोड़ दें, दिल पे नहीं लेनी बात कोई, ठीक है बच्चों। बाल बच्चे तो अल्लाह से रप्पड़ डाल देते हैं ना, मैं उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। हालांकि कि मेरे नज़दीक जिस बच्चे के नंबर 90 हैं और जिसके 91 है, मुझे उनके नॉलेज में कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और मुझे नहीं समझ आती ये कमबख्त, बाज़ औक़ात वो बच्चा जिसके 90 नंबर है उसके 95 है, 90 वाले के ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे निज़ाम में नहीं पता काबिलियत है कहाँ। यानी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे निज़ाम में काबिलियत कहाँ है ये नहीं पहचान सकता, हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है। इस वजह से अक्सर काबिल बच्चे वहाँ नहीं जा पाते। और मुझे अच्छी तरह पता है कि 1 या 2 MD कैट के एग्ज़ाम मैंने ज़रा ऑब्ज़र्व किए, ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मैं देखूं क्या होता है। आपस की बात है, पेपर में आउट ऑफ गिवन क्वेश्चंस कितने थे, आई थिंक 120 क्वेश्चन थे, उसमें से 18 या 20 गलत थे। 18 या 20 गलत थे तकरीबन वो उस सेशन में जितने भी पेपर थे। मैंने ये सोचा कि 18 या 20 गलत क्यों है यार, 120 क्वेश्चन से 18 या 20 गलत क्यों है सवाल, और उसके पूरे नंबर दिए गए स्टूडेंट्स को, सबको दिए गए। मैं समझ गया, मैं कहानी ये कि गलत सवाल जानबूझ के डाले गए। जो होगा ना गरीब का बच्चा सोचता रहेगा बेचारा, सवाल में फंस जाएगा, नर्वस हो जाएगा। अपने बच्चे को पहले ही बता दिया होगा 18-20 सवाल गलत है, ये जरा गलत लगे वो करी ना। समझ आ गई बात की, कहानी है। मैं समझ नहीं आएगा यार ये ना अंदर गेम है, तो इसके अंदर गेम है, ठीक है। हमारा अपना बच्चा होगा ना, CA इंटर करेगा, उसको बिग 4 में एडजस्ट करा लेते हैं। दूसरे का बच्चा आएगा ना, ज़रा उसको जरा को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आ जाता है मेरिट बच्चा, चूँकि फिर कंपनियां चलेंगी नहीं ना अगर काबिल बच्चे नहीं रखेंगे। लेकिन समझ गया बात को। इसी तरह मेडिकल में भी होता है, जिसका बाप डॉक्टर है उसको रास्ते आते हैं वो अपने बच्चे को निकाल लेता है, बाकियों को वो रास्ता बताता नहीं है। इसलिए एक्टर का बेटा एक्टर बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है। अच्छा भैया, नहीं तो देखिए हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। किताब का नाम क्या बच्चों? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हम एक तहकीकी मुकाला लिख रहे हैं। इंक्वायरी का मतलब तहकीकी मुकाला मीन्स के एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये किताब का नाम है, एक रिसर्च आर्टिकल, जिसमें हम बयान कर रहे हैं कि दौलत इक़वाम की वजूहात क्या हैं। दौलत इक़वाम की वजूहात क्या हैं लिख रहे हैं 1776 में, और लिखने वाले का नाम है एडम स्मिथ। ठीक है जी। तो एडम स्मिथ लिख रहे हैं 1776 में
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, के जो इक़वाम आलम है उनकी दौलत पर एक तहकीक कर रहे हैं, वो उन पर वो तहकीक कर रहे हैं। लेकिन इसमें जामिया असूल बता रहे हैं कि दौलत कमाने के तरीके क्या है, दौलत कमाने के तरीके क्या है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। बट ही इज एक्सप्रेसिंग अबाउट some of the nations are better in that and some of the nation is not better in that, but anyway he expressing that how we can make a good money. For why we are not interested to be as a materialistic to gain more money, we are interested because you know दौलत के बगैर कोई काम होता नहीं, हर चीज़ खरीदी जा सकती, किससे, तकरीबन हर चीज़ खरीदी जा सकती है दौलत से। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, जी तकरीबन हर चीज़, ठीक है ना, कि अगर आप पास दौलत है तो आप तकरीबन हर चीज़ को पा सकते हैं। तो इसलिए दौलत कमाने के इन्होंने तरीके बताए, राइट जी। अच्छा, तो अगर आप देखो तो इन्होंने जो 4 चैप्टर लिखे हैं उसके अंदर सबसे पहला तरीका है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत को पैदा कैसे करें, दौलत को पैदा कैसे करें। दौलत को पैदा करने के लिए 4 चीज़ें कहते हैं ज़रूरी हैं, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, चारों होनी चाहिए, एक भी कम नहीं। लैंड लाजमी होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, मज़दूर अच्छे होने चाहिए, लेबर, और मशीन यानी कैपिटल भी होना चाहिए, और आपके पास एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ होने चाहिए, एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ होने चाहिए। यानी 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप दौलत पैदा कर सकते हो। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट जी। सो वी डिनोटेड लाइक एन नेचुरल फैक्टर है इसलिए एन से डिनोट होता है, लेबर एल से डिनोट होती है, कैपिटल के से डिनोट होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप एप्सिलॉन से डिक्लेयर होती है। यानी कि ये अंडरस्टूड बात है कि ये कैरेक्टर का मतलब, एन का मतलब लैंड, नेचुरल है ना, अल्लाह ने दी है ज़मीन, जिस मुल्क के पास जैसी है वैसी है, ठीक है जी। अच्छा, लेबर एल से डिनोट हो रही है, लेबर मजदूर है, ठीक है जी, और कैपिटल मशीन है, ठीक है जी, और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है, इसके पास सोच है क्या बनाए क्या करें। जैसे ये कॉलेज का आइडिया भी किसी इंसान को ही आया, वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। लेकिन इन एंटरप्रेन्योर्स में से जो जदीद आइडियाज़ लेकर आते हैं, ठीक है ना, एक सोच ये है कि दौलत से कारोबार होता है, लेकिन दौलत भी ज़रूरी है, यानी कैपिटल भी ज़रूरी है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के बगैर कोई कारोबार नहीं हो सकता। मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ पाकिस्तान में। देखिए, आपने बाइकिया देखी सर्विस, क्या है, बाइकिया के पास मोटरसाइकिल है अपनी, क्या मोटरसाइकिल चलाने वाले राइडर अपने हैं? आप कहेंगे नहीं, अपने नहीं है। जो लोग उनसे काम ले रहे हैं वो अपने हैं, वो भी अपने नहीं। तो उसके पास क्या है, एक वेबसाइट है, तो फिर है क्या, आइडिया है ना। अच्छा, इसमें फूड पैंडा, तो फूड पैंडा क्या है, देखो, तनूर कोई और है, होटल किसी और के हैं, खाना खाने वाले और हैं, और जो खाना पहुंचाने वाले हैं वो कोई और है। उसके पास क्या है, एक वेबसाइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योर। सोचिए, वो भी तो लोग थे ना जिन्होंने टोयोटा की बुनियाद रखी, होंडा की बुनियाद रखी, मर्सिडीज की बुनियाद रखी, BMW की बुनियाद रखी, वो भी एंटरप्रेन्योर ही से। आज वो ब्रांड कहाँ खड़े, बुलंदी की आला मिसाल है। बाज़ मुल्क तो ऐसे जिन्होंने 4 से 5 ब्रांड वर्ल्ड वाइड बनाए और वो तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता बन गए। मैं मिसाल देता हूँ कोरिया की। 1965 में जब डॉक्टर महबूबुल हक ने हमारा 5 ईयर प्लान चलाया तो इतना इफेक्टिव हुआ कि हमें वर्ल्ड बैंक ने आके कहा कि अगर इस तरह के 2 प्लान आप और चला लें तो हम आपका नाम डेवलपिंग कंट्री से निकाल के डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में डाल देंगे। यानी दिस वाज द ग्रोथ। बेटे इधर नहीं आना आपने, आपका बैच हो रहा है, ठीक है जी। दिस वाज द
सिचुएशन ऑफ ग्रोथ। डॉक्टर महबूबुल हक को उठा के कोरिया वाले ले गए ना कि माई बाप आप हमारे बाप हैं, आपने यहाँ से जाना नहीं, आप कोई पैसे देंगे, आप प्लानिंग करो हमारी। अच्छा बहरहाल जो भी हुआ, सैमसंग, ये मेरी घड़ी सैमसंग की, मेरा मोबाइल सैमसंग का, मेरे घर का टीवी सैमसंग का। कहाँ से आ रहा है? कोरिया से आ रहा है। अरे मैं गरीब आदमी, महंगी चीज़ें नहीं ले सकता, तो आई जस्ट मेक द थिंग्स लाइक, टीचर हूँ ना, क्या करूँ, तो इसलिए ये इससे काम चलाते हैं सैमसंग। ये भी बल्कि कंपनी ने लेके दिया हुआ, अपना नहीं है, ये घड़ी भी बॉस ने दी है। अच्छा नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि अपना बस यार यही है जो आपको नज़र आ रहा है। ऐसे कपड़े वपड़े भी कंपनी ले देती है, चूँकि मीटिंग सेटिंग होती तो अपने मुताबिक चीज़ें बना देते हैं हमें। अच्छा नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। 32 नया। अच्छा, तो यू सी हम ये कह सकते हैं कि सैमसंग एक किया होंडा है ना, आप देखिए कि होंडाई की गाड़ियाँ आजकल बहुत पॉपुलर है। सो यू सी डागो, 4 ब्रांड है, 4 ब्रांड ने मुल्क को निकाल के गरीबों की लिस्ट से अमीरों की लिस्ट में डाल, इसको कहते हैं कमाल। ठीक है जी। चाइना है, ये देखो ये लिनोवो की डिवाइस मेरे सामने पड़ी है, चाइना की, इसको हमने पता कितना कुट्टा होगा, ये अभी भी चल रही है, वैसे ही आइडियल चीज़ है। ठीक है, तो मीन्स कहने का क्या हुआ, जिस मुल्क के पास एंटरप्रेन्योर हैं और वो अच्छे ब्रांड वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। राइट जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है ज़ाहिर है वही आगे आएंगे। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुनिया में लेबर ह्यूमन कैपिटल है, ब्रेन है, ह्यूमन कैपिटल है, ब्रेन है। अब देखिए हमारे इधर से बड़े बड़े लोग ऑपरेशन कराने इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं, जाते ही नहीं जाते, क्यों जाते हैं? एमआरआई मशीन बड़ी प्यारी है उनकी, वो तो हिटाची की है, इधर भी वही चलती कम वक्त, उधर भी वही है। यूनिवर्सिटियों से पीएचडी करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिल्डिंगें प्यारी हैं, कंप्यूटर बड़े अच्छे हैं, कंप्यूटर तो वही है यार, मिल जाते हैं यहाँ पे। क्या हाल है? फर्क किसका है? इंटेलेक्चुअल ब्रेन। तो इसलिए लेबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी। अब तो लोग चाइना चले जाते हैं, पाकिस्तान से नहीं कराते, वजह बताओ? दैट्स अ नॉलेज, कि नॉलेज भी मैटर करता है। लिहाजा 4 चीजें जिस कौम के पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो दौलत कमा सकते हैं। अब जब ये 4 फैक्टर मिलके दौलत कमाते हैं, आप मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, अगर ये 4 मिलके कमाते हैं तो दौलत जब कमा लेंगे तो तकसीम भी नहीं में होगी। क्या हाल है? मैं सही कह रहा हूँ? 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने मिलके दौलत कमाई है, तो जब तकसीम होगी किन में होगी? इन्हीं में तकसीम होगी ना। तो जब तकसीम होगी, मैं इसे कहूंगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं ना, क्या कहते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इनके क्या होंगे? रिवार्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो दौलत जो इन चारों ने मिलके कमाई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, 4 फैक्टर प्रोडक्शन, वो इन्हीं में तकसीम होगी। हाँ, जब तकसीम होगी, पैसे तकसीम होंगे। क्या तकसीम होंगे? पैसे, डॉलर कह लो, रुपया कह लो, जो मर्जी कह लो। लेकिन जब तकसीम होंगे तो क्या होगा? उनका नाम मुख्तलिफ हो जाएगा, उनका नाम मुख्तलिफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लैंड को जब पैसे मिलेंगे उसे रेंट कहेंगे, मिलेंगे पैसे ही, नाम क्या होगा? रेंट। लेबर को पैसे मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? वेजेस। और अगर परमानेंट लेबर हुई तो क्या होगा? सैलरीज। राइट? अच्छा, और कैपिटल को क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट। होंगे पैसे ही, नाम क्या रखेंगे? इंटरेस्ट, जिसको आप सूद बोल देते हो उर्दू में। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यानी मिलेंगे पैसे ही,
नाम मुख्तलिफ होगा। लैंड के लिए रेंट, जब हम किसी से घर किराए पे लेते हैं, फैक्ट्री की जगह किराए पे लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसे क्या देंगे? पैसे, कहेंगे क्या? रेंट। बैंक से कर्जा लेके हम लेंगे अपने लिए ट्रक और इक्विपमेंट, लेकिन बैंक को वापस उसके बदले जो करेंगे उसे क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। कर्जे का सूद देंगे ना, इंटरेस्ट कहेंगे। और मजदूरों को जो देंगे पैसे, वेजेस या सैलरीज, ठीक है। और जो बचेगा एंटरप्रेन्योर बेचारे को, उसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट। राइट जी, होगा पैसा ही, लेकिन नाम क्या हो जाएंगे? मुख्तलिफ हो जाएंगे। राइट, नो इशू जी। अच्छा, तो देखिए, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बात समझ आती है? अच्छा, तो अब दौलत की प्रोडक्शन भी समझ आई और डिस्ट्रीब्यूशन भी। दोनों में कोई सवाल है? नो प्रॉब्लम। अब ये सबको पैसे मिले हैं, ये ज़हन में आता है। अब पैसों का निज़ाम क्या है? पैसा ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे जिस्म में खून काम करता है। खून किसी भी सेल के पास जाता है, उसे ऑक्सीजन और खुराक देके और उससे कार्बन डाई लेके वापस आ जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताओ। और अगर खून ऐसा ना करे तो क्या होगा? वो सेल डैमेज हो जाएंगे ना, वो टिश्यू से डैमेज हो जाएंगे, वो ऑर्गन ही डैमेज हो जाएगा। मानते इस बात? पैसा भी यही करता है। पैसा जाता है किसी के पास, उसे खुराक जरूरियात देके वापस आ जाता है। पापा की सैलरी फर्स्ट को मिलती है, और फर्स्ट को मिलते ही घर के चावल, आटा, दाल सब आती है, कपड़े आते हैं, और पैसे वापस चले जाते हैं। ज़ाहिर खर्चे हो जाते हैं ना, तो पैसे आए थे चले गए, क्या देके गए? खुराक दे गए। तो पैसा सर्कुलेट करता है ऐसे ही जैसे हमारे जिस्म में खून सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं? पापा सैलरी लेके आते हैं, और सैलरी को लाकर, यानी वो वेजिस है या सैलरी कह लो, जो भी है, फिर उसको खर्च कर देते हैं। यानी वो उसके बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं जो उन्हें चाहिए। पैसे दे देते हैं, चीजें ले आते हैं। क्या खरीद लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कपड़े, चावल, फ्लोर, आटा, ठीक है, ये गुड्स थी, लेकिन इंटरनेट के भी तो पैसे दिए आपने, वो क्या थी? सर्विसेज थी, राइट ना। तो हमने वो पैसे उन्होंने खर्च कर दिए इन चीज़ों पे, एक्सचेंज कर लिए, पैसे देके वो चीज़ें ले ली जो उन्हें चाहिए। तो ये निज़ाम है दुनिया का। फर्ज करो पैसा ना होता, फिर क्या होता? पैसा ना होता तो फिर क्या होता? पैसा होता ही ना दुनिया में, तो फिर क्या होता? फिर पापा मंथ के एंड पे एक मज़ा ट्रक लेके जाते, तो फिर चीज़ें उनसे लेते ना जिनके यहाँ काम करते हैं एक्सचेंज में। मैंने काम किया, मुझे इतने दूध के पैकेट दो, इतना डिटर्जेंट दो, इतना आटा दो, इतने चावल दो, फिर गुड्स लेके आते हैं। ऐसे ही होता। लेकिन निज़ाम क्या बना हुआ है आज का? किस ज़माने में ऐसा होता भी था? पैसा नहीं होता था, गुड्स ही मिलती थी। अभी भी गांव में बाजू का तो कहते हैं कि आलू काटो, ये काटो, तो जितने आलू काटोगे इतने आलू तुम्हारे, इतनी गंदुम काटो इतनी गंदुम तुम्हारी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब पैसा आ गया तो क्या हुआ? काम आसान हो गया। उन्होंने कहा तुम ये काम करो, इसके बदले तुम्हें क्या देंगे? पैसे दे देंगे। और उन पैसों का क्या करेंगे? उसके बदले वो चीजें ले लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। मानते इस बात को? ठीक है जी। अच्छा, तो यूं समझो, अब मैं रिपीट करूं अपनी स्टोरी। मैंने कहा शुरू की थी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर काम किया और दौलत कमाई। वो दौलत जो है वो इन्हीं में तकसीम हो गई, ठीक है। ये थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो दौलत इनको तकसीम हुई, इसके नाम मुख्तलिफ थे। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। अब ये जाहिर है ये इंसान है, जाहिर है लैंड को पैसे थोड़ी होते हैं, लैंड के मालिक को पैसे देने होते हैं ना, माल के मकान को पैसे देने हैं, माल के फैक्ट्री जो जगह दी उसको पैसे देने हैं। तो पैसे तो इंसानों को ही जा रहे हैं ना, वो इंसानों की फील्ड है। किसी ने फैक्ट्रियों के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो किराया लेता है, ठीक है। किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो सूद लेता है। कोई बंदा मजदूरी करता है, वो पैसे लेता है। अपने अपने तरीके हैं जिंदगी चलाने के। अब जो पैसे आ गए उसको क्या करेंगे? वो अपने अपने घरों में ले जाएंगे और घरों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और वो पैसा खर्च कर देंगे। पैसा खर्च हो गया। अब आखिरी काम क्या रह गया? सबसे मजे का काम, जिसकी वजह से सारी मेहनत हुई थी, वो क्या है?
कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब चीजें आ गई, चीजों का क्या करोगे? यूज करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। चिप्स का पैकेट खोलो, लेस का खाओ चिप्स, क्या हाल है? नहीं जी, चिप्स खाना कंज्यूम करना है ना, कपड़े पहनो, सर्दी टांपो, एंजॉय करो लाइफ, राइट जी। इसी के लिए तो मेहनत करी थी आपने। तो 4 चैप्टर लिख दिए उन्होंने, ये 4 हिस्से बना दिए। दौलत पैदा कैसे होगी, दौलत उनमें तकसीम कैसे होगी, और वो दौलत को एक्सचेंज करके क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। और आखिरी अमल क्या है? कंज्यूम करो इनको, कंज्यूम करो इनको, यूज करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, राइट जी। तो ये कब छपी किताब बच्चों? 1776 में, ठीक है ना। तो 1776 में आप तो बहुत छोटे होंगे ना तब, नहीं? चलो जो भी। अच्छा, तो अब इसको क्या कहेंगे? ये इससे आखज क्या हुआ? आखज ये हुआ कि एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बाय डेफिनेशन इकोनॉमिक्स दौलत की साइंस बन गई। क्या बन गई? दौलत की साइंस बन गई। अब एक मसला पैदा हो गया, जब इसे दौलत की साइंस कहा गया तो फिर एक इशू पैदा क्या हो गया? ये इशू पैदा हो गया कि ये साइंस तो दौलत की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जी जो 1776 है तो चर्च का ज़माना है, और चर्च बड़ा पावरफुल था उस ज़माने में। माहिर अखलाकियात उस ज़माने में होते थे, एथिक्स स्पेशलिस्ट, वो तो हिलने नहीं देते थे। उन्होंने कहा यार इसने क्या लिख दिया यार, ये तो शैतानी इल्म बना दिया इन्होंने, यानी अब ये हमारे बच्चों को दौलत कमाने की बातें करेंगे, यानी हमारे बच्चों के ज़हन में ये बुग़्ज़ भर दिया जाएगा कि तुमने सिर्फ क्या कमानी है? दौलत। तो दौलत कमाने की मशीनें बन जाएंगी। उन्हें माँ बाप के लिए कोई हमदर्दी, माशरे के लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। वो हर चीज़ के बदले में क्या मांगेंगे? पैसा, राइट जी। तो 100 साल तक इकोनॉमिक्स डेड हो गई, कोई मूव नहीं है। सिर्फ चंद एक फैमिलीज इसके ऊपर रिसर्च करती नहीं, पढ़ती नहीं, बाकी सब इसके खिलाफ खड़े हुए। अगली डेफिनेशन ही नहीं आई। अगली डेफिनेशन जाके आई है 1890 में, 125 साल के बाद तकरीबन। उन्होंने इसको ग्रो नहीं करने दिया। उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट कोई ना पढ़े, ये डेवल साइंस है, और इसके अंदर जो है ना सिवाय जो है वो शैतानी बातों के और कुछ भी नहीं, दौलत से मोहब्बत सिखा रहे हैं। अच्छा, अब जब ये जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने एक्सप्रेस किया, एक किताब लिखी जिसको कहते हैं, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी के पास नहीं है? अच्छा, फिर वो क्या, अब प्रोसेस क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर दो ना, वो कर दी तो वो अच्छा कर दी, ऑनलाइन यहीं पे कर दी तो अच्छा, वो हो गया। अब वो कह रहे हैं कब मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट? चलो सही। अब मुझे क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, चलो सही, डन डन। मैं क्लास में, मुझे कॉल कर लिया, मैं 10:15 फ्री होना है, ठीक है। और चलो करो साहब। चलो, मेरी मिसेस की कॉल थी, बीवी मेरी एक ही है, तो फिर एक चीज़ तो लाडली होती है ना, समझा करो। तो वो अभी पंजाब से छोड़ के आया, वो बेटी का कोई लैपटॉप निकला है स्कीम में से चीफ मिनिस्टर की, तो वो पता नहीं कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि हम क्या बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे थे कि इन्होंने किताब लिख दी 1890 में
लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से प्रोफेसर है, बड़ा मशहूर स्कूल है ये, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का बड़ा प्राइम इंस्टीट्यूट है। इसके लिंकिंग इंस्टीट्यूट दो हैं, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में। एक LSE है हमारे यहाँ, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स जो इसकी ब्रांच है, और एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है जो इंडिया में है, ठीक है। तो दिल्ली के आर्टिकल तो बहुत ऊपर के होते हैं क्योंकि वो तो बाकायदा इकनॉमिक्स पे काम करते हैं, लेकिन LSE तो वो BBA के प्रोड्यूस कर रहा है बजाय इसके कि रिसर्च पे काम कर रहा है, लेकिन इतना ख़ास नहीं कोई, बस हमारा जर्नल कोई मेरा हाल दुनिया में 26 से 27वें नंबर पे है इनका, और वो ऑब्वियसली वो तो काम करते हैं सही से। अच्छा, सो एनीवे इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बच्चों क्या कह रहा है, मैनकाइंड। यानी इन्होंने कहा कि आपको फारिग दिमाग हो, किसने कहा, ये दौलत का इल्म है। इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, मैनकाइंड का मतलब क्या हुआ, इंसानियत का मुताला है। ये तो इंसानियत का मुताला है, बनीनो इंसानी का मुताला है। किस सेंस में, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसकी रोजमर्रा लाइफ। यानी एक ऐसी साइंस है जो इंसानियत को पढ़ती है, इंसानियत को पढ़ाती है, उसकी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में क्या पढ़ाती है। एक्चुअली ये एग्जामिन करती है, एग्जामिन का मतलब एनालिसिस करती है या तजिया करती है, द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। यानी ये मुताला करती है इंसान की इनफरादी और इज्तमाई कोशिशों का, जो क्लोजली कनेक्टेड है विद अटेनमेंट ऑफ मेटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग, मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। इसका तर्जमा कैसे करूं, इकोनॉमिक्स बनीनो इंसानी का मुताला है, बल्कि वो भी नहीं, इकोनॉमिक्स इंसानियत की रोजमर्रा जिंदगी का मुताला है। सही है, अब देखो पहली लाइन सही बनी, इकोनॉमिक्स इंसानियत की रोजमर्रा जिंदगी का मुताला है। जो इस बात का तजिया करता है, एग्जामिन करता है, जिसमें फर्द और माशरा जो कोशिश कर रहा है, किस चीज की कोशिश कर रहा है बच्चों, फर्द और माशरा कोशिश कर रहा है, यानी इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। फर्द और माशरा कोशिश कर रहा है, किस चीज की कोशिश कर रहा है जी, कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ द मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। फलाह बहबूद कैसे हासिल की जाए, फलाह बहबूद कैसे हासिल की जाए। यानी तो फिर मैं यूं कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स इंसानियत की रोजमर्रा जिंदगी का मुताला है, जिस बात का तजिया करता है कि फर्द और मुआशरा जो कोशिश करता है अपनी मादी फलाह के लिए, किसके लिए, मादी फलाह के लिए। ठीक है, क्या कह सकता हूं, सही लिखा है मैंने। अब देखो तर्जमा कर लोगे, समझ जाओगे, क्लियर है। इकोनॉमिक्स इंसानियत की रोजमर्रा जिंदगी का मुताला है जो इस बात पर गौर करती है कि फर्द और माशरा मादी फलाह कैसे हासिल करता है। सही है जी, कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमने लिखनी तो है ही नहीं, पेपर में बस जाके हमें MCQs आने 50 MCQs आने, उसको हमने जैसे MD कैट में आते, हमें किसी को रट्टा लगाना ही नहीं है, बस ये ऐसे बस समझ लिया, जब पढ़ेंगे पता लग जाएगा यार। डेफिनेशन लिखी और नीचे बंदों के नाम लिखे हो तो पहचान नहीं लेंगे किसकी राइट डेफिनेशन है, इतना टाइम लगा दिया, राइट बच्चों। तो हमने कुछ भी लिखना नहीं है। याद कैसे करना है, कोई बच्चा बड़ी मेहनत करनी चाहता है, शॉर्ट नोट्स बना लो यार, क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है जी। अगर नहीं बनाने नोट्स, किताब के ऊपर ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं, है। अगर कुछ ज्यादा लिखना तो वो होती है ना, वो क्या होती है यार, वो चिट्टे चिपकाते हैं हम, स्टिकी नोट्स चिपका दो, कर लोगे, स्टिकी नोट्स चिपका दो, शॉर्ट पॉइंट बना लो, उन्हें याद कर लो। याद भी क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट बना लो उनका कि लिखा क्या, समझ आती बात की।
फिर कैसे मैंने पढ़ाना सिखाया आपको? शाबाश। शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर बड़ी मेहनत करनी है तो हर चैप्टर के 5-6 पेज के नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, किताब के ऊपर ही लिख दो जो जो लिखना है, राइट? और उसके बाद स्टिकी नोट चिपका दो अगर ज्यादा लिखना है। वैसे उसकी साइडों में खाली जगह मिल जाती है, जैसे ये देखो नीचे बहुत सारी खाली जगह है। ये बंदा वहां स्टार लिखे, इधर स्टार लिखे, बनाए एक, लिख दे, आगे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, यहाँ नुक्ते लिख दे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है जी। और यहाँ साथ साथ एक्सप्रेस कर ले, कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो नहीं पूछोगे सर तैयारी कैसे करनी है, देख लेना 2-3 दिन बाद फिर पूछ रहे होंगे, अच्छा सर जी ये तो बताया नहीं तैयारी कैसे करनी है, पेपर कैसा आना है, 50 MCQs आने हैं, 25 सही होने चाहिए आपके, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं जी, सारे अटेम्प्ट करके आने, राइट जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेल बीइंग अचीव करने के लिए इंसान मादी कोशिशें कर रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बना दिया था। उसने क्या बनाया था? साइंस। इसने क्या बना दिया? माशरती साइंस। यार जैसे माशरती उलूम है, सोशल स्टडीज है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिहेवियर साइंसेज है, तो बिहेवियर साइंस बना दिया उसने। और दूसरा, दौलत क्या है? सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी दौलत सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों है? बिकॉज उससे क्या मिलता है? वेलफेयर। क्या करें, अम्मी की दवाई पैसों की आती है, अब्बा का सूट पैसों का आता है, क्या करूं? तो दौलत ही जरिया है वेलफेयर का। नहीं बच्चों, बचपन में ना मैं एक मूवी देखा, हमारे बचपन में ना अमिताभ बच्चन बड़ा मशहूर होता था, उसकी मूवी थी, साथ में ना है ऋषि कपूर या शशि कपूर था है? तो वो कहता है मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, दौलत है। तो वो दूसरे वाला हीरो क्या कहता है? मेरे पास माँ है। मैं वही समझ गया था, मैंने कहा ये दौलत की ताकत ज्यादा है। आप बोले नहीं सर फिल्म में तो वो माँ वाले जीता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसने कहा ना मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत, उसकी आवाज इतनी हाई, उसमें इतनी मोटिवेशन। और जिसके पास माँ, मेरे पास माँ है, उसकी आवाज ऐसे जैसे मरी बिल्ली होती नहीं। तो उसी से मुझे एहसास हो गया, मैं क्या दौलत बड़ी अहम चीज है। नहीं बच्चों, बचपन में मुझे एहसास हो गया। एक दो चीजें मैंने और बड़ी नोट की बचपन में। दुनिया जो है ना, वो कहती है कि अगर जीना है तो काम करो। काम करने वाले को दुनिया बहुत लाइक करती है। काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन जहां जरूरत पड़े ना वहां मक्खन लगाओ, सलूट मारो लोगों को, बड़ा काम आता है। अगर आप में एटीट्यूड हुआ ना, आप बड़ी मार खाएंगे, कामयाबी नहीं ले सकते आप। दो ही चीजें, एक हार्डवर्क और दूसरा मक्खनबाजी, ये दो कामयाबी की है इस दुनिया में। तो बचपन हमारे में ना वो एक मूवी होती थी जानवरों की, उसमें राजेश खन्ना होता था। तो वो उसमें वो कहता है कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, काम छोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी और पीने भी नहीं देगी। मतलब कहने का ये कि दुनिया है ना, काम कर, और जहां जरूरत पड़े काम छोड़ दे, सलाम ठोक दे, तेरा काम बन जाएगा। क्या समझे? तो दुनिया बड़ी मक्खनबाज है। अच्छा बच्चा, नहीं यहां तक बात समझ आती? तो मुझे तो इसकी बात से एक ही बात समझ आई है, दौलत वेलफेयर के लिए चाहिए। और हम इंसान की उस कोशिश पे गौर करते हैं कि वो मटेरियल रिक्वेस्ट यानी दौलत से वेलफेयर कैसे हासिल करता है। ठीक है, इसका मतलब है पूरी डेफिनेशन को अगर मैं जमा करूं ना, तो मुझे एक बात समझ आती है कि वेल्थ इज अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर। वेल्थ इज अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर। दौलत वेलफेयर को प्रमोट करने का एक
जरिया है, वरना आपको वेलफेयर नहीं मिल सकता। बात समझ आ रही बात की? दौलत नहीं तो वेलफेयर नहीं मिल सकता। लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन ना इनकी है, लेनल रॉबिन्स साहब की। लेनल रॉबिन्स बड़ी कमाल डेफिनेशन लिखी है। कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है ना एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन, शाबाश बच्चों, क्या कह रहा है? ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्कार्स लिमिटेड मीन्स। ठीक है, इस पे बात मैं कल करूंगा, आज नहीं हो सकेगी, थोड़ी तफसील ज्यादा बतानी पड़ेगी। लेकिन बात इतनी सी है अभी समझ सकते हैं कि इंसान के एक रवैये का मुताला करती है। जब इंसान के पास मल्टीपल एंड्स यानी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात हो जाएं। मल्टीपल एंड्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा, जिसको मैं वांट्स कह सकता हूं। उसके मुकाबले में रिसोर्सेस क्या हो? लिमिटेड हो। यानी क्या मतलब बच्चों, बता सकते हो? वांट्स बहुत ज्यादा हो और रिसोर्सेज बहुत कम हो, तो इंसान क्या करेगा? उसके नजदीक इकोनॉमिक्स एक काम करती है। क्या काम करती है बच्चों? कहां इकोनॉमिक्स लागू होती है? बिहेवियर पे। कौन सा बिहेवियर? जब ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो, रिसोर्सेज बहुत कम हो। शाबाश, कौन सा बिहेवियर बच्चों? इकोनॉमिक्स कहां लागू होती है? ख्वाहिशात ज्यादा हो, रिसोर्सेस कम हो। अब मुझे बताइए दुनिया में कौन सी फील्ड है जहां ये नहीं है? हमने इकोनॉमिक्स हर एक को पढ़ानी है क्योंकि ये हर जगह है, ये प्रॉब्लम हर जगह है। रिसोर्सेस कम है, ख्वाहिशात ज्यादा है। इंजीनियर्स को इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कह के पढ़ा देनी है, डॉक्टर्स को मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कह के पढ़ा देनी है, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट को बिजनेस इकोनॉमिक्स कह के पढ़ा देनी है क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स कह के पढ़ा देनी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम हर जगह है। बजट कम मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करो, वक्त कम होगा, काम ज्यादा करो। ऐसा ही है, सेल्स एरिया बड़ा होगा, टीम छोटी होगी। ठीक है, घर में पैसे कम होंगे, जरूरतें ज्यादा होंगी। तो कौन सी चीज है जहां लागू नहीं होता? कोई चीज बता दो। मोटरसाइकिल खरीदने गए, पैसे थोड़े लगे, बाइक अच्छी आए। पेट्रोल कम खाए, माइलेज ज्यादा करे, है कि नहीं? बात समझ आती है? तो इस लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के हर कोने कोने पे ये प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले, मार्केटिंग ले ले, फाइनेंस ले ले, प्रोडक्शन ले ले, हाउस होल्ड ले ले। इससे इकोनॉमिक्स को इन्होंने बहुत बड़ा होराइजन दे दिया है। इज अ डिसीजन मेकिंग साइंस, इज अ decision making science when resources are limited and wants are too many and you have too many alternatives, so you have to pick the best alternative। तो फिर आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लेना है। जैसे अम्मी अब्बू के पास पैसे होते हैं तो पैसे किस पे खर्च करते हैं? जो सबसे, बताओ, सबसे अहम चीज पे। बाकी चीजों को क्या करते हैं? या पोस्टपोन कर देते हैं या उनको खत्म करके देते हैं। ये नहीं हो सकता भाई, हम रोल्स रॉयस नहीं ले सकते, मर्सिडीज नहीं ले सकते। लेकिन जब पैसे लेते हैं, अम्मी अब्बू बैठते हैं, दे आर इकोनॉमिस्ट। क्या करते हैं वो? सबसे पहले आपकी तालीम के पैसे निकालते हैं, घर की खुराक के पैसे निकालते हैं, कपड़ों के पैसे निकालते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? बस चाय का कप फिनिश कर लूँ, जा रहा हूँ। ठीक है सर, फारिग हो गए? अरे यार चाय ठंडी हो जाएगी जाते नहीं, बच्चों से बात कर लूँ। डन हो गया बच्चों? बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसको ना कल जरा तफसील से एक दफा पढ़ भी लेंगे यहां से, लेकिन जितना पढ़ा उतना समझ आया आपको? वैसे यार इकोनॉमिक्स कैसी लगी आप लोगों को? इंटरेस्टिंग है असल में ना। देखो, इसको पढ़ने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो क्या? बिहेवियर आपको समझ आना चाहिए। बिहेवियर साइंस है,
अच्छा, बिहेवियर आने का फायदा क्या होगा? दुनिया में अच्छी गाड़ियां किन्होंने बनाई? जिनको कस्टमर का बिहेवियर पता था। अच्छे कपड़े कौन सीता है? जिसको कस्टमर की चॉइस पता है। जिंदगी में कामयाब कौन है? जिसको लोगों का बिहेवियर पता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अम्मी क्यों नाराज हैं, आपी क्यों नाराज है, मियाँ बीवी क्यों लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों झगड़ा हो रहा है, अपोजिशन हुकूमत में क्यों झगड़ा हो रहा है, मोटिव क्या है, बिहेवियर क्या है, ये जो जानता है वो इकोनॉमिक्स में कामयाब है। इकोनॉमिक्स में नाकाम कौन सा बच्चा है? जो कहता है 2 + 2 = 4, इससे ऊपर सोचता ही नहीं, रवैये जानता नहीं। तो रवैये नहीं जानते तो फिर आप कामयाब भी नहीं हो सकते, ना अपनी समाजी जिंदगी में ना मुआशी जिंदगी में, दोनों में नाकाम। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अट्रैक्टिव फॉर दोज पीपल who love to understand the behavior of others, जो दूसरों के रवैयों को समझना चाहते हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, फर्म क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, इन स्टेक होल्डर्स की अगर आप थॉट को समझ जाओ तो इकोनॉमिक्स समझ आ जाए। ठीक है जी। तो हमने इस सारी स्टडी में क्या पढ़ना? बिहेवियर पढ़ने। ठीक है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर क्या सोचता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, मार्केट क्या सोच रही है, बैंक्स क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए इससे अच्छा कोर्स कोई भी नहीं। मेरे साथ ऐसे बच्चे भी रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट हुआ कि सीए छोड़ दिया, बीएस इकोनॉमिक्स कर लिया, आज पीएचडी। और इकोनॉमिक्स ऐसे भी फील्ड नहीं जो पैसे नहीं देती। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप इसमें मिलते हैं पीएचडी के, और दुनिया में सबसे डिमांड इसकी ज़्यादा है। और एक इकोनॉमिक्स की सैलरी बड़े आसानी से 2.25 लाख 2.5 लाख, अगर सीनियर इकोनॉमिस्ट से 4 लाख तक चली जाती है। ये पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं कर रहा, ये पर एनम है, डॉलर्स में बता रहा हूँ। $2.25 लाख, 4 लाख डॉलर तक इनकी पे होती है, डिपेंडिंग ऑन रिसर्च कितनी अच्छी है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है ये दुनिया का। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे अपने इसी टॉपिक के ऊपर कल इंशाल्लाह। राइट बच्चों? ओके, आज जरा अच्छा, और प्लीज आप अब उसको थॉट्स से बाहर आए, जो रह गया पीछे उसका गम नहीं करना, और कुछ चीज़ों को खोने के बाद ना अल्लाह पे छोड़ दो कि या अल्लाह ये मेरे हाथ से निकल गई है, अब तू मुझे दे, इसका मुतबा दे, और तू सबसे अच्छा देने वाला है। ठीक है, और दिल में मलाल खत्म कर दो, अल्लाह को कर दो। राइट बच्चों? ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सीधी लाइन पे चलना है। अगर सीए करना है तो थोड़ा सा अपने आप को अभी से चेंज कर दो। पहले दिन से सुबह जल्दी उठो, नमाज पढ़ो, पहले वालिदैन के लिए दुआ करो, बाद में कि अल्लाह हमें भी अच्छा। फिर जो लेक्चर हुआ हुआ उसको एक दफ़ा रिवाइज करना, क्योंकि हमारा ये शैतान भी खामोश होता है ये, और हमारा दिमाग भी फ्रेश होता है। हम एक दफ़ा चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में आ जाएगी। रात को मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, ज़्यादा तो जो मोबाइल की तरफ है, बुक भी खुली हुई, टीवी भी लगा हुआ है, लेकिन मोबाइल की तरफ ही। ये चीज़ थोड़ा सा अपने आप को, इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बच्चों को, ये जो बाहर तस्वीरें लगी सारे मेरे पास ही आए थे सीए, डॉक्टर साहब, नवीद साहब, काशिफ राना साहब भी आएंगे, ये भी। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने आदमी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? खुश हो? मामलात अच्छे हैं? चलो, कैसा रहा है आपका बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट्स का लेक्चर? बहुत अच्छा रहा है, समझ आई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। 2 वीक्स तक आपको हमने बोर्ड करना है, 2 हफ्ते तक सिर्फ 2 क्लासेस। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद हमने अकाउंटिंग ऐड करनी है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तब तक दिन में सिर्फ 2 लेक्चर। तब तक बच्चे हमारे साथ ये कारवा
मज़ीद बढ़ता रहेगा, बच्चे मिलते रहेंगे। हाँ, जो ही अकाउंटिंग ऐड होगी इंशाल्लाह हम ये दोनों सब्जेक्ट्स रिपीट भी करेंगे, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स रिपीट भी करेंगे और अकाउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हमारे दिन के जो घंटे हैं वो मसरूफ़ होंगे मज़ीद, ठीक है, मज़ीद मसरूफ़ होंगे और पूरी एनर्जी के साथ इंशाल्लाह मई से पहले हमने डिसीजन ले लेना है, डिसीजन पैक करना है और आज का काम ना बस आज करना है ताकि मई में हमने अफसरत की PRC क्लियर होकर पास कर। उसकी एक रीज़न है, देखिए कैफ सेकेंड लेवल इसके अटैम्प्ट्स साल में 2 बार होती थी, मार्च और सितंबर में, अब होंगी फरवरी और अगस्त में।